हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओलिवेटने विजडम। दोस्तों, लगभग 3 साल पहले जब बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हुआ था तो मैंने ये एक वीडियो बनाई थी रिंग वैक्सीनेशन के ऊपर बर्ड फ्लू की। ये आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत कम व्यूज़ आए हैं, लगभग 1900 व्यूज़ आए 3 साल के अंदर। तो लोग इन चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना इसे देना चाहिए। तो अभी अभी ट्विटर के ऊपर भी जो है वो ट्रेंड कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो बर्ड फ्लू की एक न्यूज़ है, मतलब ट्रेंडिंग में है बर्ड फ्लू। तो हुआ क्या है कि एक बंदा है वहाँ पे अमेरिका में, और वो बर्ड फ्लू से पॉजिटिव पाया गया है। अच्छा, हमारे यहाँ की जो गोदी मीडिया होती है वो किस टाइप से इसे मतलब वो करती है, दिखाती है। कोई भी जब अगर उसके हाथ कोई न्यूज़ लग जाए तो वो किस तरीके से इसे पोर्ट्रे करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप बर्ड फ्लू पेंडेमिक 2024 डालेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ देखिए, हर एक उसमें आ रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में 100 टाइम्स वर्स देन कोविड इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब स्प्रेडिंग, फैल रहा है। इन्होंने तो ये बता ही दिया कि मतलब बीमारी फैल ही रही है। 100 टाइम वर्स कोविड, वर्स देन कोविड पेंडेमिक, एक्सपर्ट ऑन रिस्क ऑफ H5N1। तो इन्हें तो एक मतलब वो मिलना चाहिए, इन्हें कुछ पता नहीं होता है न्यूज़ बनाने वालों को, ना इनके अंदर की क्या चीज़ बतानी चाहिए, क्या उसका है। मतलब साइंटिस्ट ने कुछ कहा और इन्होंने उसका कुछ भी अपना मतलब निकाल के बता देते हैं। और ये नहीं जानते हैं कि इंडस्ट्री को इससे कितना नुकसान होता है और कहाँ, मतलब कहाँ तक चला जाता है बेचारा फार्मर, कितनी उसमें उसके ऊपर की क्या गुजरती है इन अफवाहों के चलते हुए। तो आप देखिए कि जब आप ये डालेंगे बर्ड फ्लू पेंडेमिक 2024, तो सबसे पहले CDC आती है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए या कोई भी जो ह्यूमन हेल्थ होती है उसके लिए कुछ प्रिडिक्शन बताती हैं, गाइडलाइंस बताती हैं। और ये अमेरिका की बॉडी है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये साथ साथ काम करते हैं। तो यही सबसे पहले कोई भी चीज़ रिलीज़ करते हैं। इन्होंने ही बताया था कोविड के खतरे के बारे में, जब इन्होंने कह दिया तो पूरी दुनिया के लिए फिर वो पेंडेमिक बन चुका। तो ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक वेबसाइट है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल मतलब एतबार करने योग्य होती है, वो विश्वास किया जा सकता है उस पर कि एक आदमी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उसे टेस्ट किया गया तो वो उसे पॉजिटिव आया हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए, HPAI, या जिसे H5N1 वायरस भी कहते हैं, बर्ड फ्लू का वायरस भी कहते हैं। अब नाम तो इसका बर्ड फ्लू है, लेकिन ये जो आदमी इन्फेक्टेड हुआ ये गाय के कांटेक्ट में आने से हुआ। मतलब गाय इन्फेक्टेड थी, गाय के अंदर से इस आदमी के अंदर ये बर्ड फ्लू का वायरस आया। अब लोगों के अंदर क्या पैनिक आएगा कि अच्छा बर्ड फ्लू है तो पोल्ट्री नहीं खानी है, अंडा नहीं खाना है, मीट नहीं खाना है, जबकि गाय से आया है। मतलब वो उसका दूध वगैरह निकालता था। और जो पेशेंट था उसके अंदर कोई ऐसी मतलब वो रिपोर्ट नहीं हुई, कोई मतलब ऐसी कोई खास बीमारी नहीं हुई, बस सिर्फ उसकी आंखें लाल हुई इस इन्फेक्शन से, जिसे कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। तो यही एक सिम्टम उसके अंदर देखा गया और वो रिकवर भी कर रहा है। उससे अब अंडर ऑब्जर्वेशन रखा और वो रिकवर कर रहा है। तो पेशेंट को मतलब जब भी कोई बीमार होता है तो यही कहा जाता है कि आप अलग रखिए, और उसे जो दवाई होती है वो दी जाती है। तो जो एंटीवायरल ड्रग है फ्लू के लिए वो दी जा रही है उसे, और वो पेशेंट भी रिकवर कर रहा है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि CDC ने या अमेरिका ने या US की जो भी ये कंट्रोल बॉडी है, इसने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया है। डज नॉट चेंज द H5N1 बर्ड फ्लू ह्यूमन हेल्थ रिस्क असेसमेंट। मतलब उसने कुछ बदला नहीं है। जैसे यहाँ पे ये हमारी गोदी मीडिया दिखा रही है कि 100 टाइम्स वर्स देन कोविड एंड इट इज़ स्प्रेडिंग, उन्होंने कोई ये चेंज नहीं किया है, उसका रिस्क को चेंज नहीं किया है। और उन्होंने कहा है कि ह्यूमन के अंदर इस वायरस को आने का जो रिस्क है वो अभी भी पहले जैसा ही है, उसने इसे लो ही रखा है, इसे बढ़ाया नहीं है। तो जो पीपल बस, और ये भी कहा है कि जो लाइव स्टॉक और पोल्ट्री में इन्वॉल्व लोग हैं वो एहतियात बरतें, और इस टाइप के अगर इन्फेक्शन हो तो अपना चेकअप कराएं, इलाज कराएं, जो हमेशा से वो कहते आए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई है।
और ये दूसरा आदमी है जो अब तक इन्फेक्ट हुआ है, जो 2022-2021 में एक बर्ड फ्लू फैला था। जब मैंने वो वीडियो बनाई थी जो आपको मैंने दिखाई, अभी मैं उसे ही शेयर करूंगा, जो आगे की वीडियो होगी वो दोबारा वही चलेगी। आप देखिएगा कि किस तरीके से वैक्सीनेशन इस बीमारी को बचाने का एक कारगर तरीका होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो दूसरा पर्सन है, ये जो इन्फेक्ट हुआ है, पहला भी मतलब इन्फेक्ट हुआ था कोलोराडो में 2022 में, और उसमें भी कोई खास बीमारी नहीं देखने को मिली थी। तो जो 2021 में वो बर्ड फ्लू फैला था, उसी के बाद से ये मॉनिटर कर रही है सीडीसी, और जो भी इस टाइप की इलनेस या केसेस आते हैं उन्हें ये क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और देखते रहते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अमेरिका में तो नहीं मिला अभी तक। H5N1 के जो 2 केसेस आए हैं उसमें माइल्ड आई इन्फेक्शन या पर रेस्पिरेटरी सिम्टम देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ और जगहों पर जो 2-4 इक्का दुक्का केसेस मिलते हैं उनमें निमोनिया वगैरह हो जाता है, और कभी कभी डेथ भी देखने को मिलती है। और डेथ का मतलब ये नहीं है कि वो उसी की वजह से हो रही है। कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, कोई बूढ़ा है उसे और कोई बीमारी तो नहीं है ना, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, हर चीज़ देखी जाती है। तो इस तरीके से जो पैनिक फैलाने की वाली बात होती है, जैसे ये लोग कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कर दिया, ये इकोनॉमिक टाइम्स ने बिल्कुल ही इसे पेंडेमिक ही बना दिया। तो इनका क्या मकसद रहता है कि मतलब इन्हें इनका पेज विजिट कर लिया जाए और इन्हें मतलब एक न्यूज़ मिल जाए उसे वो करने के लिए। तो ये सही बात नहीं बताते हैं उस चीज़ से रिलेटेड, उसे तोड़ मरोड़ देते हैं जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है। मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और हुआ क्या था कि जो HPI है, ये कुछ डेयरी काउज में देखने को मिला टेक्सास के अंदर और कैंसास के अंदर, US में। मतलब US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसने 25 मार्च 2024 को इसे रिपोर्ट किया। तो अनपास्चराइज मिल्क, मतलब जिसे प्रोसेस नहीं किया जाता है, उसी कैटल से जो कलेक्ट हुआ 2 फार्म से, उसमें ये HPI का वायरस या H5N1 का वायरस गाय के दूध के अंदर और गाय के जो थ्रोट स्वैब लिए गए, उसके जो हलक के अंदर से स्वैब लेके टेस्ट किया गया, तो उसके अंदर HPI H5 वायरस देखने को मिला। और ये वही वायरस है जो पूरी दुनिया में इस समय फैल रहा है। ये कोई नया वायरस नहीं है। ये इम्पोर्टेंट बात है नोट करने वाली। ये वही वायरस है जो ऑलरेडी दुनिया में अभी H5N1 है। तो वही मिला है, कोई नई स्ट्रेन नहीं मिली है। जैसे कोविड था ना, नोवल कोरोना वायरस। नोवल का मतलब है नया कोरोना वायरस। कोरोना वायरस हजारों साल से है, लेकिन वो नोवल कोरोना वायरस था जिसे हमने कोविड कहा। ठीक है, तो ये कोई नया वायरस नहीं है। और जो USDA एनिमल हेल्थ और प्लांट हेल्थ इंस्पेक्शन सर्विसेज हैं, वो अपने इसमें रेगुलर अपडेट देती रहती हैं। और प्रिलिमिनरी एनालिसिस जो इसका H5N1 का हुआ है, उसमें ये देखा गया है कि इस वायरस के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। जो दुनिया में ऑलरेडी फैल रहा है ये वही वाला वायरस है, और इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस भी नहीं आया है। जो दवाइयाँ हैं, जो फ्लू के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, या H5N1 से अगर इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए जो दवाई दी जाती है, वो दवाई भी इसमें वैसी ही कारगर है जैसी अभी तक चल रही है। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मकसद है कि अफवाहों वगैरह में विश्वास न करें। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही है अब। तो पैनिक लेने की आपको कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। तो ये वाली जो दवाइयाँ हैं, वो अगर इससे इन्फेक्शन होता है, बहुत ही कम होता है। एक और वीडियो भी है बर्ड फ्लू की, वो भी आप वो देखिएगा। उसके अंदर मैंने बताया है कि कितने कम केसेस इसके देखने को मिलते हैं। लेकिन होता क्या है कि न्यूज़ में इतना बढ़ा चढ़ा के बता देंगे और फिर वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स होने की कगार पे आ जाती है। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि CDC ने और जो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने इसके कैंडिडेट वैक्सीन्स तैयार की हुई हैं। मतलब कैंडिडेट वैक्सीन वायरस तैयार हुए हुए हैं, इनके पास रखे हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत उसकी वैक्सीन भी मैन्युफैक्चर की जा सकती है। कोविड की तरह नहीं है कि पहले कोविड को देखा गया, समझा गया, फिर क्योंकि कोविड तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा अचानक से आया था, उसका इतना नहीं पता था, उसकी लीनिएज को इतना ट्रेस नहीं किया जा रहा था। लेकिन इसकी लीनिएज को बहुत ट्रेस किया जा रहा है। इसके कैंडिडेट वैक्सीन वायरस के रिपोजिटरीज हैं इंस्टीट्यूशंस के पास, और तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसकी वैक्सीन तुरंत बना ली जाएगी। और प्रिलिमिनरी एनालिसिस यही इंडिकेट करता है कि जो ये वैक्सीन इन कैंडिडेट वायरस से बनेगी ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन की बात हो रही है, पोल्ट्री की बात नहीं हो रही, क्योंकि लोग पैनिक इसी वजह से होते हैं, कहीं उन्हें लगता है कि कहीं बीमारी हमारे अंदर ना आ जाए। तो इससे जो
वायरस से जो वैक्सीन बनेगी वो बहुत रीजनेबल प्रोटेक्शन, इम्यून प्रोटेक्शन ह्यूमंस में प्रोवाइड करेगी। तो ये ऐसा पेंडेमिक नहीं बन सकता। हालांकि इसके अंदर मोर्टलिटी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ये फैलता भी कोविड की तरह नहीं है, अभी तक तो नहीं फैला है। तो प्रिवेंटिव मेजर वही है कि जो आप ठीक से पका के खाएं और अपने हाथ धों, और जो भी मतलब धोने चाहिए वो सब, और वायरसेस के या और बीमारियों के लिए होता है वही इसमें भी करना चाहिए। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको वो पूरा जो सीडीसी ने बताया है वो आपको यहाँ पर बता दिया है। अच्छा, अब इंडिया का क्या मतलब इसमें एक स्टैंड है वो अगर हम देखें तो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री है, ये लोग, इन्होंने अभी क्या किया था, 14 अक्टूबर को ये न्यूज़ छपी थी। तो इन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ अप्रूव सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा इन इंडियन पोल्ट्री कंपार्टमेंट्स। मतलब जहाँ पर इंडिया में पोल्ट्री पाली जाती है वो बर्ड फ्लू फ्री हो चुका है। ठीक है, तो इसमें मिनिस्टर साहब ने बताया भी था, इंटरेक्ट किया था मीडिया के साथ और बताया था कि नेक्स्ट फेज ऑफ सागर परिक्रमा प्रोग्राम फ्रॉम चेन्नई स्टेटेड दैट दिस वाज अ बिग न्यूज़ एंड विल बी अ गेम चेंजर फॉर पोल्ट्री सेक्टर। लेकिन आपने देखा कि दोबारा उसके बाद भी वो बीमारी या बर्ड फ्लू के कुछ केसेस उसके बाद भी देखने को मिले। अब वो अनरिपोर्टेड रहते हैं, अथॉरिटीज़ उन्हें रिपोर्ट नहीं करती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी हमारा इंडिया मतलब अभी तक बर्ड फ्लू फ्री है। लेकिन यहाँ पर जो एक पॉलिसी है इंडिया की वो ये है कि वैक्सीन नहीं करनी है। सिंपल भाषा में ये है कि मुर्गियों को पकड़ो और अगर आपको HPI डिटेक्ट हो जाता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब यही है, बैकग्राउंड ऑन जोनिंग एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब यही है कि यही स्ट्रेटेजिक टूल है बर्ड फ्लू को कंट्रोल करने का। सही है, ताकि इंटरनेशनल जो ट्रेड है और डिजीज़ प्रिवेंशन कंट्रोल है उन्हें फॉलो किया जा सके। तो इसमें क्या करते हैं कि कंपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, एक सब पॉपुलेशन बनाते हैं जहाँ पर ये बर्ड फ्लू का वायरस फैल रहा होता है या ये हमें लगता है कि इस जगह फैल रहा है, तो वहाँ की हस्बेंड्री और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बदला जाता है। और उसमें क्या किया जाता है कि जब अगर आपको पता चल गया कि बर्ड फ्लू है, जैसे सबसे पहली बार महाराष्ट्र में पता चला था 2006 में, तो उसके बाद कई एनुअल आउटब्रेक्स हुए HPI के अलग अलग रीजन्स में। ठीक है, तो इंडिया में ये डिजीज़ 24 स्टेट्स में रिपोर्टेड है और यूनियन टेरिटरीज़ में, और लगभग कलिंग की जा चुकी है 9 मिलियन बर्ड्स की, मतलब 90 लाख बर्ड्स को कलिंग का मतलब है मार दिया गया है इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब यही है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर ये वायरस दिखता है तो वहाँ पर उसे डिटेक्ट करते हैं और कल कर देते हैं। कल करने का मतलब मार देते हैं। आपने देखा होगा वो लेके जाके बड़े बड़े गड्ढे खोदते हैं और उसमें पोल्ट्री को दबा देते हैं। तो यही इसका नेशनल एक्शन प्लान है हमारी इंडिया में एवियन इन्फ्लुएंजा को कंट्रोल करने का। 2021 में रिवाइज हुआ था ये। सही है, तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स होता है इसमें ह्यूमन डिस्ट्रक्शन करते हैं इन्फेक्टेड और एक्सपोज्ड एनिमल्स का, एग्स का, फीड का, लीटर का, जो भी उससे रिलेटेड, पोल्ट्री से रिलेटेड मटेरियल होता है उसका डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। लेकिन अब पता नहीं ये पॉलिसी कैसे बदलेगी जब गाय के अंदर इस वायरस को देखा गया है और गाय के दूध के अंदर ये आ रहा है HPI बर्ड फ्लू का वायरस। तो अब उस पॉलिसी को कैसे चेंज किया जाएगा, तो वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये एक नई बिल्कुल न्यूज़ है जो अभी मैंने CDC में आपको दिखाई कि CDC अभी क्या कह रही है। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन का मैंने आपको बताया, और इसी तरीके से इन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया कि हमारा देश अभी बर्ड फ्लू फ्री है। देखिए, बर्ड फ्लू फ्री जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ये वाइल्ड बर्ड में ये वायरस ट्रैवल करता है, उनके अंदर चुपचाप पड़ा रहता है। और HPI कोई ऐसा नहीं है कि HPI अपने आप से आ जाती है। LPI जो वायरस होता है, और LPI की वैक्सीन भी इंडिया में अप्रूव हो चुकी है, बना रही हैं कंपनियां, वो लगा भी रहे हैं लोग, और वो लगानी भी चाहिए। और बिना LPI की वैक्सीन के आप अपनी पोल्ट्री को, और जो लॉन्ग रेंज पोल्ट्री होती है जैसे लेयर वगैरह होती हैं, उन्हें बिल्कुल LPI से आप प्रोटेक्ट करें, LPI की वैक्सीन लगाएं। तो ये इसके बारे में था। अब दोस्तों, मैंने एक लेयर फार्मिंग के ऊपर एक बहुत ही मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया है। आप मेरी ऐप को डाउनलोड करके उस कोर्स को देखें, और काफ़ी सारी वीडियोस उसमें अपलोड किए हैं और अपलोड कर भी रहा हूँ।
तो आप उसे सपोर्ट करें, उसे परचेज़ करें कोर्स को, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। ये छोटा सा ऐड है उसका, आप प्लीज़ इस ऐड को भी देखिए। और जो लोग लेयर फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको यकीनी तौर पे इस कोर्स से बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं शराफत की जिंदगी जीऊंगा भैया। बरसों से पाला हुआ, दिल के कोने में छुपाया हुआ मेरा सपना पूरा करूंगा। मुर्गियों का फार्म खोलूंगा, पोल्ट्री फार्म। हजारों मुर्गियां पालूंगा जो लाखों अंडे देंगी। लाखों अंडों से करोड़ों मुर्गियां और उनके कई करोड़ अंडे और अरबों आमलेट। क्या आप भी अंडों के लिए मुर्गी फार्म खोलने के इसी तरह के सपने देखते हैं, लेकिन उसके लिए कोई जानकारी नहीं है? तो आज ही हमारे विशेष ऑनलाइन लेयर फार्मिंग कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बढ़ती हुई आबादी और खाद्य सुरक्षा के चलते भारत में अंडों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसीलिए लेयर पोल्ट्री व्यवसाय भी काफी प्रगति कर रहा है। यह क्षेत्र एग्रीकल्चर से संबंधित व्यवसायों में तकनीकी रूप से सबसे अग्रणी स्थान रखता है, जिसे चलाने के लिए संपूर्ण तकनीकी जानकारी का होना आवश्यक होता है। इसमें लगने वाली अत्यधिक लागत के कारण भी इसमें गलती करने की ज्यादा गुंजाइश नहीं होती, अन्यथा लंबे नुकसान होने का खतरा रहता है। इन नुकसानों से बचने के लिए तकनीकी जानकारी का होना अति आवश्यक है, जो लागत को कम कर सके और उत्पादकता को बढ़ाकर मुनाफों में वृद्धि करे। इसके लिए इस ट्रेनिंग कोर्स के विषयों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, वो जिसमें लेयर फार्म के इंफ्रास्ट्रक्चर और शुरुआती निर्णयों से संबंधित जानकारी को विस्तार से बताया गया है, और दूसरा वो जिसमें फार्म में बर्ड आने के बाद के मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें आवश्यक विषयों को विस्तार से बताया है, जैसे फार्म के लिए जगह का निर्धारण, उस पर फार्म को बनाना, उसकी सही डायरेक्शन, फार्म की लंबाई चौड़ाई, वेंटिलेशन, पानी की निकासी और बायोसिक्योरिटी से संबंधित निर्णय। उसके बाद लेयर बर्ड तैयार करने और लेइंग पीरियड में आने वाली मुश्किलें, उनका न्यूट्रिशन, फीडिंग, डिजीज मैनेजमेंट, दवाइयों का इस्तेमाल आदि को जानना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे आपको लेयर फार्म व्यवसाय से संबंधित सही फैसले लेने में काफी मदद मिलती है। अली वेटरनरी विजडम द्वारा इस लेयर फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ध्यान में रखते हुए इस तरह तैयार किया गया है, जिससे न सिर्फ नए एंटरप्रेन्योर की लेयर फार्मिंग की समझ को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि जो फार्मर्स इस समय लेयर फार्मिंग कर रहे हैं वे भी काफी लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें और गूगल प्ले स्टोर से हमारा अली वेटरनरी विजडम ट्रेनिंग ऐप डाउनलोड करके कोर्स डेमो को देखें। तो अब उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखिए जो मैंने 3 साल पहले बनाई थी बर्ड फ्लू के ऊपर। एम्फेसिस यही है कि पूरी के पूरे वैक्सीनेशन को, चाहे HPI का वैक्सीनेशन हो, उसे अलाउ करना चाहिए ताकि वायरस की शेडिंग को रोका जा सके और इसे फैलने से रोका जा सके। ठीक है, तो पैनिक मत होइए, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए, खाइए, ठीक से पका के खाइए, अंडे भी खाइए और पोल्ट्री मीट भी खाइए। तो ये वीडियो एक बार देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटरनरी विजडम। दोस्तों, इस बार जो बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हुआ है उसे काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है और मीडिया इसे बहुत कवर कर रहा है, तो कुछ मिसकंसेप्शंस और अफवाहें भी इसमें आती रहती हैं। तो ये वीडियो इसी वजह से मैंने बनाया है कि किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जा सकता है बर्ड फ्लू को, और क्या इंटरनेशनल प्रोसीजर है या किस चीज़ को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ किया जाता है ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द बर्ड फ्लू। तो यहाँ पर हम रिंग वैक्सीनेशन की बात करेंगे। रिंग वैक्सीनेशन जो ये वर्ड है ये यूज़ होता है। अभी तक पोल्ट्री सेक्टर का काफ़ी नुकसान हो चुका है और पोल्ट्री आए दिन अलग अलग तरीके की जो मार होती है उसको सहता रहता है। हालांकि ये बहुत अच्छा सेक्टर है, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और लगभग 5 से 7 लाख लोग इसमें जुड़े हुए हैं एम्प्लॉयमेंट में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो एक नेगेटिव सेंस जो है, एक नेगेटिव परसेप्शन इसके लिए क्रिएट किया जाता है हमेशा मीडिया में। अब आप देखिए कि मक्का के प्राइस कितने कभी फ्लक्चुएट करते हैं, सोया कितना महंगा हो गया है, चिकन का प्राइस इतना नहीं बढ़ पाता है, सप्लाई इतनी रिड्यूस्ड है, और कोरोना के टाइम में इतना नुकसान हो चुका है, 20-22 हज़ार करोड़ रुपए का इंडस्ट्री को लॉस हो चुका है, कितने लोगों के फार्म बंद हो गए हैं। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों के भलाई के लिए एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, ना कि अफवाहें उड़ा के उस एक अच्छी भली चलती चलाई चीज़ को हमें ख़राब नहीं करना चाहिए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के ये प्रेजेंटेशन, ये वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, बनाई जाती हैं। तो ये भी उसी का एक पार्ट है। तो देखते हैं रिंग वैक्सीनेशन बर्ड फ्लू के कंट्रोल में किस तरीके से हेल्पफुल होता है। 1997 में पहली बार ये जो वायरस है H5N1 का, इसे देखा गया, इसके आउटब्रेक को देखा गया हांगकांग में। तो H5N1 का जो रेलेवेंस है ये वहीं से आया, क्योंकि इसकी जूनोटिक इंपॉर्टेंस थी और वहीं रियलाइज़ किया गया कि ये ह्यूमन के अंदर भी इसने कुछ केसेस ऐसे आए जिसके अंदर ह्यूमन भी इन्फेक्ट हुए। तो H5N1 की इंपॉर्टेंस वहीं से
हमें देखने को मिली। उसके बाद दिसंबर 2002 में दोबारा इसका आउटब्रेक हुआ H5N1 का, जो कि वाटर बर्ड्स, जो कैपेटिव वाइल्ड बर्ड्स होती हैं, जो जू वगैरह में रहती हैं, और साथ साथ 5 कमर्शियल चिकन फार्म्स भी थे जो कि इससे अफेक्ट हुए। तो 1997 से लेकर 2002 तक सब्सटेंशियल इकोनॉमिक लॉसेस हुए हांगकांग में, हांगकांग की गवर्नमेंट को, जो वहाँ पे फार्मर्स थे उन लोगों को। तो ये इकोनॉमिक लॉसेस काफ़ी, मतलब ये इसका एक पार्ट होते हैं। जब भी बर्ड फ्लू फैलता है, कोई ऐसी बीमारी आती है, इकोनॉमिक लॉसेस तो होते ही हैं, लेकिन इसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो टोटल जो बर्ड को डिपॉपुलेशन किया गया, मतलब फार्मों से निकाल के उन्हें कल कर दिया गया, कलिंग हुई, क्लोजर ऑफ द लाइव पोल्ट्री मार्केट्स को बंद कर दिया गया। अब जैसा इंडिया में तो चिकन इतना नहीं खाया जाता है, हमारा मतलब एवरेज कंजम्पशन मान लीजिए अगर 3 किलो पर ईयर का है पर इंडिविजुअल, तो वहाँ पर लोग लगभग 30 या 35 किलो चिकन खाते हैं एक साल में। तो हमसे लगभग 10-11 गुना ज़्यादा उनका चिकन कंजम्पशन है। तो उनकी लाइफस्टाइल का, उनकी फूड हैबिट्स का चिकन हिस्सा मतलब होता है। तो वहाँ पर इसका बैन होना, इसका मतलब इस कंडीशन से में आ जाना, ये काफ़ी मैटर करता है, उन लोगों के लिए कंसर्न का टॉपिक होता है। तो इससे टूरिज़्म भी रिड्यूस हुआ, क्योंकि वाटर बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड्स को देखने के लिए ये एक अलग ही टूरिज़्म सेक्टर है, उसे देखने के लिए लोग आते हैं, और उसे बैन कर दिया गया। और जो कॉम्प्रिहेंसिव H5N1 की जो टेस्टिंग हुई और सर्विलियंस हुआ, उसमें भी पैसा लगता है, उसमें भी इन्वॉल्व होती है, मतलब जो मनी इन्वॉल्व होती है। तो टोटल कुल मिला के अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहा H5N1 का हांगकांग में। और जहाँ पर भी आउटब्रेक होता है, हर जगह ये चीज़ें देखने को मिलती हैं और इसी तरीके से नुकसान देखे जाते हैं। तो ये जो कंडीशन थी, इसने बिल्कुल एक केओस क्रिएट कर दिया। स्टेक होल्डर जो फार्मर्स थे, जिन्होंने, जो पालते हैं मुर्गियाँ, या जो लोग रेस्टोरेंट चलाते हैं, या इसके ऊपर जिनकी लिवलीहुड डिपेंड करता है, उन्हें उनके अंदर, और जो अथॉरिटीज़ होती हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि इसे कंट्रोल किया जाए और इसे फैलने ना दिया जाए, तो उनके लिए भी एक ये चैलेंज के रूप में उभर के आया। तो उन लोगों ने किया क्या, बेसिकली जो डेली जो मूवमेंट था बर्ड्स का, जो लार्ज मूवमेंट था, उसे रोका गया। रिटेल मार्केट्स के अंदर लाइव पोल्ट्री को नहीं बिकने दिया गया, और जो साउथ चाइना है वहाँ पे भी ऐसा किया गया। लेकिन इससे डिज़ीज़ की स्प्रेड को बहुत ज़्यादा नहीं रोका जा सका, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि आप पोल्ट्री के मूवमेंट को आप रोक दें, क्योंकि ये तो वाइल्ड बर्ड्स में भी है। वाइल्ड बर्ड्स कहाँ जा रहे हैं, किस वाइल्ड बर्ड में इन्फेक्शन है, किस में नहीं है, तो ये तो कोई नहीं कह सकता ना। तो कुछ मतलब इसके ऊपर कंट्रोल करना ज़रूरी था कि किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जाए। मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन तो बिल्कुल मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उससे बहुत ज़्यादा इस पर रोक लगाई जा सके। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दूसरा ऑप्शन तलाश किया जा रहा था। तो उन्होंने फील्ड इवैल्यूएशन किया। एक वैक्सीन है नोबिलिस, इंटरवेट की वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा H5। तो इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया। ये इनएक्टिवेटेड एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप A H5N2 वायरस से बनी हुई वैक्सीन है, इंटरवेट कंपनी ने बनाई है। ये चिकन फार्म्स में इसका ट्रायल किया गया है अप्रैल 2002 में। उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में इसका ट्रायल हुआ जहाँ पर लास्ट मतलब जो आउटब्रेक हुआ था, उसमें 4 फार्म जो इन्वॉल्व थे H5N1 के, उसी डिस्ट्रिक्ट्स में इसका इवैल्यूएशन किया गया। और ये इवैल्यूएशन मार्च 2003 तक चलता रहा। तो अप्रैल 2002 से मार्च 2003 तक ये इवैल्यूएशन चला। तो इवैल्यूएशन में ये देखा गया कि बहुत अच्छे इसके एक्सेप्टेबल रिजल्ट्स थे। और जो H5 प्रोटीन वैक्सीन में यूज़ हुआ था, H5N2 वैक्सीन थी ये, तो H5 प्रोटीन जो यूज़ हुआ था, उसके अगेंस्ट बॉडी के अंदर एंटीबॉडी टाइटर जो थे, एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स जो था वो बहुत मतलब अच्छा दिखा, बहुत अच्छा डेवलप हुआ। और जो वैक्सीनेटेड चिकन थे जिनके अंदर ये वैक्सीन की गई थी, जब उन्हें आर्टिफिशियली हाई डोज H5N1 से चैलेंज किया गया, तो उनके अंदर बीमारी देखने को नहीं मिली, मतलब वो बीमारी से प्रोटेक्टेड रहे। तो फरवरी से तो वो बीमारी से प्रोटेक्टेड रहे। तो सीधी सी बात ये है कि वैक्सीन ने मतलब अपना काम किया। जब वैक्सीन लगाई, तो जब उसके अंदर बीमारी को एक्सपोज कराया गया, तो बीमारी उसमें नहीं हुई। तो दिसंबर 2002 में, अप्रैल 2002 में तो ये ट्रायल हो चुके थे वैक्सीन के, और वैक्सीन ने सक्सेसफुली काम किया था। तो दिसंबर 2002 में H5N1 का फिर आउटब्रेक हुआ वाटरफाउल्स में और वाइल्ड बर्ड्स में, और कई सारी जो रिटेल मार्केट थे वहाँ पर भी डिटेक्ट किया गया H5N1 वायरस को। तो अब क्योंकि वैक्सीन के ट्रायल के जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी एनकरेजिंग थे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल चुके थे अथॉरिटीज़ को, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वैक्सीनेशन को मतलब बढ़ाया जाएगा और उन चिकन फार्म्स में वैक्सीनेट किया जाएगा जो कि एक्सपोज होते हैं वाइल्ड बर्ड्स के मूवमेंट के लिए। ये कहिए कि वाटर बॉडीज़ के आसपास के जो फार्म्स थे उनके अंदर वैक्सीन करने का निर्णय अथॉरिटीज़ द्वारा लिया गया ड्यूरिंग दी आउटब्रेक। तो पहले ट्रायल हो चुका था, ट्रायल में अच्छे रिजल्ट आ चुके थे, सक्सेसफुल रिजल्ट्स आ चुके थे वैक्सीन के। उसके बाद आउटब्रेक हुआ, आउटब्रेक्स में उन फार्म्स में वैक्सीनेशन किया गया जो कि वाइल्ड बर्ड्स को के मतलब एक्सपोजर में थे, या ये कहिए कि वाटर बॉडीज़ के आसपास जो फार्म थे उनमें वैक्सीनेशन किया गया। तो H5N1 का जो आउटब्रेक हुआ उसमें 5 अनवैक्सीनेटेड चिकन फार्म्स जो थे उनके अंदर आउटब्रेक हुआ दिसंबर 2002 से और जनवरी 2003 तक। इन फार्म्स में स्ट्रिक्ट क्वारंटीन किया गया और जो मूवमेंट था उसे रिस्ट्रिक्ट किया गया, उसे कंट्रोल में रखा गया। तो और उनमें से जो 2 फार्म थे उन्हें तुरंत डिपॉपुलेट किया गया, वहाँ की मुर्गियों को निकाल दिया गया, उन्हें कल कर दिया गया, और उसके बाद रिंग वैक्सीनेशन अप्लाई किया गया जो सराउंडिंग फार्म्स थे उनके अंदर। तो ये स्ट्रेटेजी वहाँ पर अपनाई गई उस आउटब्रेक के दौरान। तो ये जो 2 फार्म थे इनके अंदर वायरस आया, मतलब इधर से वायरस आया, यहाँ वाटर बॉडीज़ थी, और ये जो 2 फार्म्स थे इनके अंदर डिजीज़ तेज़ी से फैली और यहाँ की सारी मुर्गियाँ निकाल के कल कर दी गई, उन्हें मार दिया गया, डिपॉपुलेट कर दिया गया। और ये वाले जो फार्म्स थे इनके अंदर वैक्सीनेशन किया गया। तो ये जो फार्म्स थे इनके अंदर वैक्सीनेशन हो गया और इनके
जो इधर फार्म्स थे तो बीमारी इधर फिर नहीं फैली, और इन फार्म्स में जिनमें वैक्सीनेशन किया गया था इनके अंदर भी फिर वो बीमारी नहीं आई। तो जो 3 अफेक्टेड फार्म्स थे, ये वाले जो बताए यहाँ पर बताए जा रहे हैं, इनके अंदर तो डिपॉपुलेशन हो ही चुका था, लेकिन ये वाले जो फार्म थे इनके अंदर भी जो शेड्स थे, बेसिकली ये फार्म्स हैं, और ये जो काली धारियाँ आपको दिख रही हैं ये इसमें शेड्स हैं, मतलब हर एक शेड में मुर्गियाँ आई, इंडिविजुअल शेड्स हैं, हर एक शेड में मुर्गियाँ हैं। तो इनके अंदर जिन शेड्स के अंदर हाई मोर्टेलिटी दिखी या बढ़ती हुई मोर्टेलिटी दिखी उन्हें डिपॉपुलेट किया गया और बाकी के अंदर वैक्सीनेशन कर दिया गया, जो अनएफेक्टेड शेड्स थे जिनके अंदर बीमारी इतनी नहीं पहुंची थी। तो जो किल्ड H5N2 वैक्सीनेशन था या इनएक्टिवेटेड वैक्सीनेशन था, ये नोवेलिस की वैक्सीन से जो किया गया था, तो इन आउटब्रेक्स के दौरान उस वैक्सीनेशन को मॉनिटर किया गया और ये देखा गया कि ये प्रोटेक्शन किस लेवल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है बीमारी से, और इसकी कितनी एबिलिटी है कि वायरस की जो ट्रांसमिशन है उसे इंटरप्ट कर सके। तो इसके बाद इसके बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट्स देखने को मिले, वायरस ट्रांसमिशन भी इंटरप्ट हुआ, लगभग 18-20 दिन बाद कोई भी मॉर्टलिटी या बहुत कम मॉर्टलिटी देखने को मिली, जो यूजुअल मॉर्टलिटी फार्म्स के अंदर होती है वही हुई, और बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली गई। और तो इसके वैक्सीनेशन के बाद वायरस इन जगहों पर भी, मतलब इसके आसपास जो फार्म्स थे उनमें भी नहीं फैला और बीमारी को बहुत सक्सेसफुली कंट्रोल कर लिया गया वैक्सीनेशन के साथ साथ। तो ये रिंग वैक्सीनेशन कहलाया, क्योंकि एक रिंग जैसा बन गया यहाँ पर और यहाँ से वायरस फिर इधर की तरफ आगे नहीं गया। तो रिंग वैक्सीनेशन बेसिकली क्या होता है कि एक इंडिविजुअल है यहाँ पर जैसा दिख रहा है आपको, ये इंडिविजुअल अगर बीमार हो जाता है, इसे कोई बीमारी लग जाती है, वायरल या फैलने वाली बीमारी जो होती है, तो अगर अगर हम किसी को वैक्सीनेट ना करें तो वायरस हर तरफ जाएगा और सबको बीमार करेगा, सबके बीमार होने के चांसेस इक्वल होंगे। अगर हम इन लोगों को वैक्सीनेट कर देते हैं जो इसके आसपास होंगे, यहाँ पर ये फार्म की बात चल रही है, मान लीजिए ये इंडिविजुअल फार्म है जिसमें बीमारी आई है, अगर इन फार्म्स को हम जो ब्लू में दिख रहे हैं हम वैक्सीनेट कर दें तो इनके अंदर वायरस जाएगा लेकिन रेप्लिकेट नहीं करेगा और बाहर भी शेड नहीं होगा, मतलब गिरेगा नहीं। तो जब बाहर शेड नहीं करेगा और इससे वायरस का रेप्लिकेशन यहाँ पर रुक जाएगा, तो ये जो इसके सराउंडिंग में फार्म्स होंगे ना, ये भी इससे प्रोटेक्ट हो जाएंगे, मतलब इनके अंदर ये वायरस नहीं जा पाएगा। तो ये जो रिंग बन जाएगा प्रोटेक्शन का, इसे कहा जाता है रिंग वैक्सीनेशन। एक रिंग में जितने भी फार्म्स आते हैं उन्हें वैक्सीनेट कर दिया जाता है ताकि वहाँ से बीमारी आगे की तरफ ना बढ़े। तो ये रिंग वैक्सीनेशन कहलाता है। अब वैक्सीन कैसे वर्क करती है? वैक्सीन काम करती है जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके स्टिमुलेशन पर। इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है? इम्यून सिस्टम काम करता है हमारा रिकॉग्निशन पर, मतलब ये पहचान पर काम करता है। अब रिकॉग्निशन कैसे होता है कि जैसे कोई फॉरेन एंटीजन बॉडी के अंदर अगर आता है तो बॉडी उसे इम्यून सिस्टम को प्रेजेंट करती है। अगर इम्यून सिस्टम उसे सेल्फ रिकॉग्नाइज करता है, मतलब वो देखता है कि बॉडी का पार्ट है ये या नहीं है। अगर बॉडी का पार्ट नहीं होता है तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से मान लीजिए अगर बर्ड की बॉडी के अंदर कोई वायरस आएगा, एवियन इन्फ्लुएंजा का या बर्ड फ्लू का, और बर्ड उस वायरस को नहीं जानती होगी, तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स मतलब क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अगर वो कर पाया और बर्ड के अंदर बीमारी मतलब इतनी नहीं फैली, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो बर्ड बच जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ और बीमारी फैल गई तो बर्ड मर जाती है। तो वैक्सीन का काम यही रहता है कि वैक्सीन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब बॉडी को पहचानवाती है किसी भी एंटीजन को। मतलब हमने बर्ड फ्लू का वायरस लिया, उसे इनएक्टिवेट कर दिया, मतलब उसकी बीमारी पैदा करने की जो क्षमता है उसे खत्म कर दिया, लेकिन उसे वो क्षमता खत्म करने के बाद बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया। जैसे इंजेक्ट किया, बॉडी ने उसे पहचान लिया और अपनी एक मेमोरी बना ली। अब जब दोबारा वो वायरस या वो वैक्सीन या वो वायरस बॉडी के अंदर आएगा तो बॉडी उसे पहचान के एक हाइटेंडेड इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब एक अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी और वो उस बीमारी से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, उस मुर्गी को बचा लेगी। ऐसा सभी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स इसी टाइप का होता है। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है जब बीमारी आ जाती है, तो वैक्सीन बेसिकली प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। तो इंपॉर्टेंस क्या है वैक्सीनेशन का? एक सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वैक्सीन की वो ये है कि वो वायरस के रेप्लिकेशन को रोक देती है। तो हम जो कोरोना का जो चल रहा है इस टाइम वैक्सीन का, उसमें भी यही है कि वो वायरस को रेप्लिकेट होने से रोकेगी। तो वायरस जब रेप्लिकेट नहीं होगा तो अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएगा तो बाहर नहीं निकलेगा और दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो वैक्सीन वाले लोग बेसिकली वायरस को रोकने का काम करेंगे। जिनको वैक्सीनेशन हो जाएगा वो वायरस को आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो वायरस को रेप्लिकेट नहीं होने दे, मतलब वायरस रेप्लिकेट नहीं हो पाता है वैक्सीनेटेड बर्ड्स के अंदर। इसका मतलब ये है कि वो जो आसपास के एरिया सराउंडिंग्स हैं उसमें भी शेड नहीं होगा, गिरेगा नहीं, और बर्ड्स डू नॉट शो एनी डिजीज। जब बर्ड के अंदर रेप्लिकेट नहीं करेगा तो बीमारी भी शो नहीं करेगी बर्ड। तो वैक्सीनेटेड फ्रॉक्स जो होते हैं उनके अंदर जो ट्रांसमिशन होता है वो कम हो जाता है वायरस का, और उसकी टेंडेंसी जो होती है फैलने की वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो वैक्सीनेटेड बर्ड इस तरीके से एक शील्ड की तरह काम करते हैं और बीमारी को फैलने से रोकते हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट निकल के आता है वो रिड्यूसेस द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो इकोनॉमिक जो लॉसेज होते हैं उन्हें डाउन करता है। मतलब वैक्सीनेशन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है इनडायरेक्टली। मतलब जब मुर्गियाँ प्रोटेक्ट रहेंगी तो वायरस का इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा, तो वाइल्ड बर्ड भी अपने आप उससे प्रोटेक्ट होंगी, मतलब इनडायरेक्टली। और ह्यूमन हेल्थ में भी उसका फायदा होता है कि पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस है बर्ड फ्लू का, तो चांसेस कम हो जाते हैं मुर्गियों से। अगर मुर्गियाँ ही कम बीमार पड़ेंगी तो उसके ह्यूमन के अंदर आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। और इसकी जो कॉस्ट आती है वो 1 रुपये से भी कम आती है। तो इसका ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ होगी इस वजह से वैक्सीन नहीं कर पा रहे हैं। तो 1 रुपये से भी कम वैक्सीनेशन की इसकी कॉस्ट आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि नीड क्या है रिंग वैक्सीनेशन की, तो वो ये है कि जो ये वायरस होता है बर्ड फ्लू का, एवियन इन्फ्लुएंजा का, ये वाइल्ड बर्ड के अंदर सर्कुलेट करता रहता है और ज़्यादातर टाइम ये एसिम्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम नज़र नहीं आता है डिजीज़ का इन बर्ड्स के अंदर। और जब डिजीज़ होती नहीं है बर्ड्स के अंदर तो ये कोई कंसर्न का मैटर भी नहीं होता है। लेकिन वाइल्ड बर्ड्स माइग्रेट करती रहती हैं और वाटर बॉडीज़ में रहती हैं,
तो इससे एक खतरा हमेशा बना रहता है कि वो वायरस कभी म्यूटेट हो और वो मतलब एक तो वो वायरस अगर कभी घातक रूप ले लेता है तो वो प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ सकती है। तो ये वायरस हमेशा मूव करते हैं डोमेस्टिक पोल्ट्री की तरफ, उन पोल्ट्री की तरफ जो पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है मुर्गियों की और वायरस को रेप्लिकेट करने का, फैलने का खूब अच्छा चांस मिल जाता है। तो रिंग वैक्सीनेशन की ज़रूरत इस वजह से पड़ती है। अगर वाइल्ड बर्ड में आउटब्रेक होता है तो जितने वाटर बॉडीज़ के आसपास के फार्म्स होते हैं, ये रेड में ब्लैक में सब फार्म्स हैं, इन्हें वैक्सीनेट कर दिया जाता है ताकि यहाँ पर वायरस अगर आए तो इन बर्ड्स के अंदर ये रेप्लिकेट ना हो। रेप्लिकेट नहीं होगा तो यहाँ पे शेड नहीं होगा, मतलब गिरेगा नहीं बाहर, और जब बाहर ही नहीं गिरेगा तो उसकी जो ट्रांसमिटिंग एबिलिटी है दूसरी फार्म्स की वो भी कम हो जाएगी। तो इन फार्म्स के अंदर बेसिकली जो ये रिंग में होते हैं इनके अंदर ये वैक्सीन किया जाता है, तो अंदर के जो फार्म्स होते हैं वो अपने आप ही प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो ये कहलाया जाता है रिंग वैक्सीनेशन। हालांकि जो बर्ड फ्लू का वैक्सीनेशन है, जो बर्ड फ्लू के आउटब्रेक के दौरान वैक्सीनेशन है, ये एक्शन प्लान का जो गवर्नमेंट ने एक्शन प्लान बनाया हुआ है बर्ड फ्लू को टैकल करने का, उसका हिस्सा होता है ये मतलब वैक्सीनेशन। और वेल डॉक्यूमेंटेड है जी कि जिन जगहों में वैक्सीन होता है वहाँ पर बर्ड फ्लू का जो ट्रांसमिशन है, जो आउटब्रेक है, उसे कंटेन करने में, उसे रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। लेकिन वी डोंट नो, आई डोंट नो कि गवर्नमेंट अब क्यों अलाउ नहीं कर रही है वैक्सीनेशन के लिए, बर्ड फ्लू के वैक्सीनेशन के लिए जो फार्म्स हैं पेरीफेरी पे रिंग वैक्सीनेशन को अगर अभी कंट्रोल स्ट्रेटजी में अगर इंक्लूड किया जाए तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है बर्ड फ्लू को रोकने में। तो और साथ साथ ये हाई टाइम है रीथिंक करने का पॉलिसी के ऊपर कि फार्मर्स को अलाउ किया जाए वैक्सीनेट करने के लिए बर्ड फ्लू के अगेंस्ट। अगर बर्ड फ्लू के अगेंस्ट उनके बर्ड्स वैक्सीनेट होंगे तो ह्यूमन में ट्रांसमिशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे, तो पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस भी उसका बहुत अच्छा रहेगा और वायरस ह्यूमन में आने की उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, उसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी। और एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि दो तरीके का वायरस होता है, एक LPAI जो आपको पहले प्रेजेंटेशन बताया और एक HPI। तो HPI LPI से ही बनता है। अगर हम वैक्सीन करेंगे और LPI के ट्रांसमिशन को रोकेंगे तो HPI की बनने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो जो ये इतने मतलब ऐसे आउटब्रेक जो होते रहते हैं इनकी टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। तो ये दो तीन सिग्निफिकेंस हैं। तीसरा ये है कि पोल्ट्री क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरती रहती है, इंडस्ट्री को नुकसान होता रहता है, जो फार्मर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें बहुत नुकसान होता है। फीड इतना महंगा है, चूज़े के रेट इतने महंगे हैं, 40-42 रुपये का चूज़ा मिलता है और फीड 30-32 रुपये से कम नहीं है, और इतने थिन मार्जिन होते हैं, फिर भी फार्मर लगे रहते हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है मतलब इतना देश में कि किसी और चीज़ में जाके एम्प्लॉयमेंट हासिल करें। तो अगर ये जिसमें एक अच्छा खासा 5-7 लोग एम्प्लॉयड हैं, अगर इसे ध्यान नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से तो ये सेक्टर भी मतलब इतना मतलब लुक्रेटिव नहीं रहेगा। तो फिर लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? जो सिर्फ पोल्ट्री ही करना जानता है, जिसने ज़िंदगी में सिर्फ पोल्ट्री करना सीखा है, तो वो क्या करेगा? वो फिर अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो ये सब सोचना चाहिए, इसके ऊपर थिंक करना चाहिए और बर्ड फ्लू के वैक्सीनेशन को नॉर्मली एक जनरल पॉपुलेशन में अलाउ करना चाहिए। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी जानी चाहिए, एक्सपर्ट्स द्वारा उसे तैयार किया जाना चाहिए। और ये वैक्सीनेशन सिर्फ इकोनॉमिक लॉसेस को ही रिड्यूस नहीं करता है, ह्यूमन पॉपुलेशन को भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे मैंने बताया एपिडेमिक होने से रोकता है या उसको चांसेस को कम करता है, एनवायरमेंट को सेव करता है इनडायरेक्टली, क्योंकि वाइल्ड बर्ड्स को भी प्रोटेक्शन मिलता है। जब बीमारी फैलेगी कम तो वाइल्ड बर्ड्स में भी कम जाएगी वो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बर्ड फ्लू के बारे में मतलब यहाँ पर ज़रूरी थी बतानी कि जो वैक्सीनेशन है उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है, और इसे अगर अलाउ करेगी गवर्नमेंट तो अगले मतलब आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा फार्मर्स के लिए। तो अगली किसी वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो दोस्तों ये वाली वो वीडियो थी जो मैंने 3 साल पहले बनाई थी। उम्मीद है आप लोगों को इसमें बात समझ में आई होगी। एक और बर्ड फ्लू की वीडियो है, वो भी मैं शेयर करूँगा दोबारा उसके कुछ बैकग्राउंड के साथ। तो हमें पैनिक नहीं होना है, पोल्ट्री और अंडे मीट वगैरह जो भी हम खा रहे हैं वो खाते रहना है क्योंकि इस इंडस्ट्री को इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे सपोर्ट की, और अफवाहों में बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है। तो अब तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी और चीज़ पे हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू। भारत में साल 2017 में 9,500 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ, जो इस समय बढ़कर लगभग 13,000 करोड़ सालाना हो गया है। और यह उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है, जो भारत में बढ़ती हुई आबादी को उपयुक्त प्रोटीन पोषण और फूड सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है। इसमें शक नहीं कि अंडा हमारे लिए एक बहुत सस्ता और आसानी से मिलने वाला प्रोटीन का स्रोत है, जिसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। बढ़ती हुई अंडों की डिमांड के चलते लेयर फार्मिंग के अवसर भी बढ़ रहे हैं। अंडा उत्पादन की कुल लागत का 89% फीड की कॉस्ट होती है। यदि आप अपना फीड खुद बनाते हैं तो न सिर्फ अंडा उत्पादन की लागत कम करके अपने मुनाफे बढ़ाते हैं, बल्कि फीड की क्वालिटी का आंकलन करके अपने पक्षियों को अतिरिक्त सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी बनी रहती है और बीमारियां कम आती हैं, टॉक्सिसिटी के चांस कम हो जाते हैं, अच्छी डाइजेस्टिबिलिटी होती है और एग प्रोडक्शन बढ़ता है। इसके लिए IMN पायरोफॉस आपके लिए लेकर आए हैं हाई क्वालिटी फीड प्रीमिक्स, जिससे आप बेस्ट क्वालिटी का फीड सस्ते दाम में अपने फार्म पर ही तैयार कर सकते हैं। यदि आप अपना लेयर फीड खुद बनाते हैं या बनाना चाहते हैं तो हमारे प्रीमिक्स से बनने वाले फीड फॉर्मूले को जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें।